दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 साइंस का, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु। और इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि ये जो चैप्टर है ये मैं आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में कराऊंगा, यानी जो भी हम कोर्स कर रहे हैं इसको मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों के विद्यार्थी अच्छी तरीके से इस चीज़ों को समझ पाएं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इस वीडियो को जज करने से पहले इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। ठीक है, 10 to 15 मिनट्स मिनिमम देखिएगा ताकि आप इसको समझ पाएं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख चुके होंगे तो उसके बाद आपके एक भी डाउट नहीं बचेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले, एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट मतलब कि तत्व, उनको क्लासिफाई किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, ठीक है, कैटेगराइज किया जा सकता है मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पे? उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे। तो यानी कहने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट कैटेगराइज किया जा सकता है मेटल और नॉन मेटल में उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, यानी उनके विशेषताओं के आधार पे। तो कुछ विशेषताएं हैं, आगे हम नीचे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको कुछ हेडिंग दिख रही होंगी यहाँ पे। तो यहाँ मेटल और नॉन मेटल्स को उनकी कैटेगरी के बेसिस पे, मैंने प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बांटेंगे। बट फिलहाल उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो हम पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल दे रखा कुछ मेटल्स का, आयरन जिसको Fe बोलते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम Al, सिल्वर Ag और कॉपर ACU। ठीक है, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है आपस में, यानी मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपस में एक जैसी होती है, सिमिलर होती है, इसलिए इनको मेटल्स बोलते हैं। और नॉन मेटल्स की आपस में सिमिलर और दैट इज उनको नॉन मेटल बोलते हैं। हाँ, दोनों में ही कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल दोनों में ही कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं। यानी जरूर नहीं कि हर मेटल की वही प्रॉपर्टी होगी, हर नॉन मेटल की वही प्रॉपर्टी होगी, लेकिन मोस्टली की एक जैसी प्रॉपर्टी, दैट इज उनको एक अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल, यानी धातु हो या अधातु हो। ठीक है, और ये जो इनके आगे आप देख रहे हो, जैसे आयरन के आगे Fe है, एल्यूमिनियम के आगे Al है, ये इनके सिंबल्स हैं। ठीक है, इनके सिंबल्स यानी चिन्ह जिनसे इनको पहचाना जाता है। ठीक है, और इनका साइंटिफिक नेम भी इसी से होता है। जैसे एल्यूमिनियम का Al ही है तो एल्यूमिनियम ही बोला जाता है, सिल्वर को Ag यानी अर्जेंटीनम बोला जाता है। ठीक है ना, इसी तरीके से गोल्ड को Au यानी ऑरम बोला जाता है, आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अब चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जिनके आधार पर मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है लस्टर, यानी कि मेटल की शाइनिंग सरफेस होती है, लस्टरस सरफेस होती है। ठीक है, चमकदार सतह होती है, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी शाइनिंग सरफेस नहीं होती है, एक्सेप्ट आयोडीन, यानी आयोडीन को छोड़कर। ठीक है, तो आयोडीन की सरफेस जो होती है वो चमकदार होती है, जबकि एक नॉन मेटल है, ठीक है, तब भी इसकी सतह चमकदार होती है। तो हर चीज में एक्सेप्शन होता है, मैंने आपको बताया था, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं हार्डनेस की। तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, आपने देखा होगा, लोहा होगा, सोना होगा, कॉपर होगा, ये सब बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, हालांकि जो गोल्ड वगैरह है और जो सिल्वर वगैरह, वो थोड़ा इतना हार्ड नहीं होता, उनको आप हाथ से भी मोड़ सकते हैं। ठीक है, और यही रीजन है कि गोल्ड वगैरह बनाने के लिए, गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए उनमें थोड़े कुछ और मेटल्स भी मिक्स किए जाते हैं ताकि उनमें थोड़ा टफनेस आए। ठीक है, तो लिखा है दे आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम भी जो है वो मेटल है, बट ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से यानी चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ये इसके एक्सेप्शन हो गए, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम मेटल के। ठीक है, कि हार्ड नहीं होते ये। ठीक है, और जनरली जो होते हैं नॉन मेटल्स वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड इसका एक एक्सेप्शन है। ठीक है, डायमंड एक कार्बन का फॉर्म है। ठीक है, विच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर। ठीक है, तो नेचुरल सब्सटेंस है सबसे हार्डेस्ट डायमंड, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वैसे तो कार्बन एक नॉन मेटल है, तो डायमंड जो है वो एक नॉन मेटल ही बन जाएगा, लेकिन चूंकि ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर में, इसलिए इसको आप कह सकते हो इसका एक्सेप्शन है, ये इस प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन है कि हार्डनेस जो है वो मेटल्स में होती है, लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल के अंदर भी आपको हार्डनेस देखने को मिल गई। तो मेटल जनरली हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो है वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। और इनके एक्सेप्शन क्या है मेटल्स के? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, जो कि मेटल होने के बावजूद सॉफ्ट होते हैं। और नॉन मेटल जो है उसमें डायमंड जो एक्सेप्शन है, क्योंकि वो नॉन मेटल होने के बाद भी हार्ड है। ठीक है, स्टेट की बात कर लेते हैं, यानी अवस्था की। तो मेटल जो है जनरली वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड और गैस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट इसमें भी एक गैसेस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। बट दोनों में ही थोड़ा सा आपको मैं एक्सेप्शन बता देना चाहूंगा, मेटल्स में मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यानी ज्यादातर सॉलिड जो है 99% सॉलिड जो है 99% मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन मरकरी इसका एक्सेप्शन हो गया, तो ये एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, यानी मेटल होने के बाद भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि जनरली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं आपके, वो आपके ज्यादातर किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड या गैसेस फॉर्म में, गैसेस में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो ये भी नॉन मेटल का एक एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, अधातु का अपवाद हो गया। फिर हम बात करते हैं मेलेबिलिटी की। मेटल कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स। ये जो प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, इसके कारण किसी भी मेटल को आप पीट पीट के चादरों के रूप में बदल सकते हो। पतली पतली लोहे की चादरें बनाई जा सकती है जैसे आयरन से,
तो इस तरीके से इनको पीट पीट के थिन शीट्स बनाई जा सकती है। तो गोल्ड और सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल, यानी इनको बहुत आसानी से पीट पीट के मोड़ा जा सकता है, चादरें बनाई जा सकती है। जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर नॉन मेटल तो गैसेस फॉर्म में होते हैं, तो उनको वैसे ही नहीं पीटा जा सकता, और कुछ जो सॉलिड होते हैं वो वैसे ही नहीं पीटे जा सकते। जैसे लकड़ी जो है, ठीक है, आपका जो वुड है उसको अगर आप पीटते हो तो वो टूट जाएगी, ठीक है, वो बेंड नहीं होगी, वो चादरों के रूप में नहीं बन पाएगी, बल्कि वो टूट जाएगी। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डक्टाइलिटी की, ठीक है। डक्टाइलिटी यानी कि जिसके कारण मेटल्स को थिन वायर्स के रूप में ड्रॉ करके खींच के बनाया जा सकता है, खींच खींच के वायर्स बनाई जा सकती है मेटल से। जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, इनको खींच के आप वायर्स नहीं बना सकते, गैसेस को तो बना ही नहीं सकते। अगर हम लकड़ी की भी बात करते हैं तो लकड़ी को आप खींचने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। अब कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं सुचालक, विद्युत का और उष्मा का सुचालक। तो मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी ये कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते, ये कुचालक होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सिल्वर की, ठीक है। सिल्वर जो कि Ag मैंने बताया था आपको, अर्जेंटीनम, एंड कॉपर जो कि Cu है, बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। इसलिए कॉपर के थ्रू वायर्स बनाई जाती हैं, ठीक है ना। ज्यादातर वायर्स में कॉपर का यूज, एल्यूमिनियम का यूज इसीलिए होता है क्योंकि कॉपर जो होता है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर भी होता है, बट सिल्वर काफी कॉस्टली होता है, इसलिए आप वायर्स में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ऑर्नामेंट्स में यूज किया जाता है। लेड, जिसको पीबी यानी प्लम्बम बोला जाता है, ये भी जो है वो पुअर कंडक्टर है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया आपका, ठीक है। मरकरी जो है वो भी पुअर कंडक्टर है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो आपस में केमिकली इतनी अच्छी तरीके से कंबाइंड नहीं होते हैं, तो ये जबकि आपस में इतने अच्छी तरीके से टच नहीं होते, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने में थोड़ा ब्रेक डाउन होता रहता है। यानी एक पार्टिकल में जब एटम में या एक मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरे एटम तक पहुंचाने में उसको काफी टाइम या काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी मुश्किलें होती हैं, जिसकी वजह से ये इतना अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लेड यानी सीसा और मरकरी यानी पारा, ये दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट नहीं होते, बल्कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। दैट इज वाई ये अपवाद हैं, ठीक है, इसलिए ये अपवाद हैं किसके, इस चीज के, डक्टाइलिटी वाली प्रॉपर्टी के, ठीक है, सॉरी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रॉपर्टी के, ठीक है। और नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं, जबकि ग्रेफाइट जो होता है, जो आप पेंसिल के लीड में यूज करते हो, जो पेंसिल होते हैं ना, जो ब्लैक कलर के, जिससे आप लिखते हो, पेंसिल के अंदर जो लेड होता है जिससे आप लिखते हो, वो ग्रेफाइट का बना होता है। ये भी कार्बन की एक फॉर्म है, ठीक है, जैसे हीरा कार्बन की एक फॉर्म है, डायमंड, उसी तरीके से ग्रेफाइट भी कार्बन की एक फॉर्म है, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरीके से पास हो जाती है, इसलिए ये एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। और इसी तरीके से लेड और मरकरी जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि ये मेटल है, तो ये भी एक तरीके से अपवाद हो गए, एक्सेप्शन हो गए, ठीक है, इस क्वालिटी के मेटल्स के, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है, किसी भी पार्टिकल्स का आपस में कितना क्लोजली पैक्ड होते हैं उसको डेंसिटी बोलते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने एटम्स उसके मौजूद हैं, ठीक है, उस चीज को डेंसिटी बोलते हैं। तो जनरली जो है मेटल्स की वो हाई डेंसिटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि जो नॉन मेटल्स है उनकी लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब इसके पीछे भी लॉजिक है कि इनकी हाई डेंसिटी क्यों होती है, ठीक है। हाई डेंसिटी इनकी इसलिए होती है क्योंकि इनके पार्टिकल्स आपस में काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, और चूंकि काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं इनके पार्टिकल्स आपस में, इसलिए इनको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, पिघलाने के लिए यानी मेल्ट करने के लिए जब हम हीट करते हैं, तो इनके पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में, तोड़ने में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी या उष्मा देनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम इसके अपवाद हैं, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता और इनकी डेंसिटी हाई नहीं होती है, ठीक है। बाकी सभी मेटल्स के डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं सोनरस की। तो सोनरस एक ऐसी प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण किसी भी मेटल के ऊपर जब हम कुछ हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं मेटल्स को, या मेटल के सरफेस पे कोई चीज स्ट्राइक करते हैं हार्ड, तो वहां पर साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जबकि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सोनरस नहीं होते, नॉट सोनरस, ठीक है। जैसे अगर आप लकड़ी पे पीटते हैं तो उतनी लाउड आवाज नहीं आती जितना लोहे पे पीटने पे आती है, ठीक है। तो सोनरस एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जिसके कारण ये स्ट्राइकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, स्ट्राइक करने पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो है ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, आवाज नहीं करते नॉन मेटल, और मेटल करते हैं। ऑक्साइड्स की बात करते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, यानी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और मेटलिक ऑक्साइड बनाता है, तो इनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, ठीक है, यानी क्षारीय होता है। जबकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है, ठीक है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड यानी जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो उसमें इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, नहीं एसिडिक होता है नेचर में। तो ये भी एक अंतर है जिसके बेसिस पे आप इन दोनों को
कैटेगराइज कर सकते हो मेटल्स और नॉन मेटल्स को। अब चलते हैं थोड़ा और आगे दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं मेटल्स की। तो पहला उसमें कैटेगराइजेशन है कि रिएक्शन विद एयर, जब मेटल रिएक्शन करते हैं एयर के साथ तो किस तरह की चीजें क्या बनाते हैं। तो मेटल कॉम्बाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, यानी जोन सा मेटल होगा प्लस ऑक्साइड बन जाएगा उसका। तो मेटल प्लस में ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल के लिए आपको कॉपर का दे रखा है, ठीक है, कॉपर प्लस में ऑक्सीजन मिलके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। एल्यूमिनियम प्लस में ऑक्सीजन मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। इसी तरीके से मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। कुछ और फैक्टर दे रखे हैं वो भी पढ़ लेते हैं। डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स O2, डिफरेंट मेटल जो है वो डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। जैसे NaNK यानी कि सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करते हैं सो विग्रेसली, काफी तेजी से जलने लग जाते हैं जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, दे कैच फायर, आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। इफ दे केप्ट ओपन इन, अगर वो खुले तौर पे रखे जाते हैं तो इसलिए उनको केप्ट यानी कि डुबा के रखा जाता है, इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल, दे केप्ट इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल, तो इसलिए उनको मिट्टी के तेल में यानी जो केरोसिन ऑयल होता है उसमें डुबा के रखा जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं सरफेसेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड प्लम्बम यानी कि पीबी यानी कि लेड यानी कि सीसा, इनके जो सरफेसेस होते हैं वो कवर्ड हो जाते हैं थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन की छोटी सी मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके थिन लेयर बना लेते हैं ये, जो इनको और अधिक ऑक्सीडेशन होने से, फर्दर ऑक्सीडेशन होने से या और अधिक जंग लगने से प्रिवेंट करती है, ठीक है, रोकती है। तो इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, ठीक है। जो आयरन है वो आग लगने पर मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर जलता तो नहीं है, लेकिन आयरन फीलिंग जो है वो काफी तेजी से विगरसली बर्न होने लग जाती है। यानी अगर आप लोहे को जलाना चाहोगे तो वैसे तो नहीं जलेगा वो, लेकिन अगर आयरन फीलिंग्स आप ले लोगे, ठीक है, लोहे के छोटे छोटे बुरादे टाइप टुकड़े, तो वो आग अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं और वो जल जाते हैं, ठीक है। कॉपर की बात करते हैं, कॉपर डज नॉट बर्न बट इट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, कॉपर जलता तो नहीं है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर, बट कॉपर ऑक्साइड यानी कि एक कॉपर के ऊपर जंग यानी कि रस्टिंग का परत लग जाता है, यानी आप कह सकते हो कोरोजन हो जाता है, कोरॉइड हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड बना लेता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो वही लिखा है Cu डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Au यानी कि ऑरम यानी कि गोल्ड की बात कर रही है, और अर्जेंटीनियम यानी कि Ag यानी कि सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दैट इज वाई ये रिएक्शन नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऑक्साइड नहीं बनाते, इसलिए इनकी जो सतह होती है, परत होती है, वो काफी चमकदार बनी रहती है। दैट इज वाई इनको ऑर्नामेंट्स में, इसीलिए इनको ऑर्नामेंट्स यानी गहनों में महिलाएं जो है यूज करती हैं, और इसलिए इनका कॉस्ट भी काफी ज्यादा होता है, ठीक है। देखने में अच्छा लगता है ना, चमकदार सतह होती है तो चमकदार होते हैं तो देखने में लुक वाइज अच्छे लगते हैं, इसलिए इनको गहनों में यूज किया जाता है, और इसीलिए गहनों में यूज करने के कारण इनका कॉस्ट काफी ज्यादा होता है ना। और एक रीजन ये भी कि इनकी रिफाइनरी करने में, आगे आप पढ़ेंगे, इनकी रिफाइनिंग करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, दैट इज वाई भी इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड की। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ भी और बेसिस के साथ भी, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, वाटर और सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो इनको एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड एज वेल एज बेसिस दोनों के साथ प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट, ठीक है, एंड वाटर, आर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल दे रखा है, जैसे एल्युमिनियम, ठीक है, ऑक्साइड है, प्लस में 6CHSL है, मतलब HCl है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड ने कंबाइन किया तो इसने इस तरीके से कुछ एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर बनाया। तो यही चीज ऊपर इसने बोल रखा है कि मेटल ऑक्साइड जब कंबाइन करते हैं, रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ या बेसिस के साथ, तो ये प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये दे रखा है, इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो जब मेटल ऑक्साइड कंबाइन कर लेते हैं एसिड के साथ यानी कि अम्लों के साथ या बेसिस क्षार के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या निकाल के देते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बना के देते हैं, जिसका एग्जांपल यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड और NaOH 2NaOH बना रखा है, मतलब NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब एल्युमिनियम ऑक्साइड ने कंबाइन किया तो उसने सोडियम एल्यूमिनेट बनाया और वाटर निकाला, तो ये इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। तो जब मेटल ऑक्साइड कंबाइन करते हैं किसके साथ, बेस के साथ या अम्ल के साथ यानी कि एसिड के साथ, तो वो एक तरीके से नमक बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि किसके साथ किसने कंबाइन करके क्या बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री है, आपको पता है ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री का है, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे तक के लिए बता रहा हूँ आपको, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आपको सारे रिएक्शन, हर टाइप के रिएक्शन याद रखने पड़ेंगे, कौन किसके साथ मिला के क्या रिएक्शन बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें आपको रटनी भी पड़ती है जिंदगी में, हर चीज के पीछे लॉजिक ही नहीं होता, ठीक है, कुछ चीजें आपको रटनी भी पड़ती है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कौन किसके साथ मिला के क्या बनाता है। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। जब मेटल का रिएक्शन होता है वाटर के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन बनता है, ठीक है।
तो मेटल ऑक्साइड और वाटर मिलके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, मेटल और वाटर मिलके मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को निकालेगा, और साथ में मेटल ऑक्साइड जब बनेगा, यानी ये चीज मेटल ऑक्साइड जब बनेगी वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, अब देख लो मेटल का रिएक्शन। ठीक है, कौन कैसे रिएक्शन करता है? तो मेटल में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कोल्ड H2O के साथ। और जो मेटल्स हैं कौन कौन से? एल्युमिनियम, Fe और Zn, जिंक। ठीक है, ये रिएक्शन करते हैं स्टीम यानी कि भाप के साथ। और Mg रिएक्शन करता है हॉट वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ। ठीक है, और Pu यानी प्लम्बम यानी कि लेड, Cu कॉपर, Au एल्युमिनियम और Ag सिल्वर ये रिएक्शन ही नहीं करते। ठीक है, आधी बात समझ में, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर और सीसा यानी कि प्लम्बम ये रिएक्शन ही नहीं कर सकते वाटर के साथ। ठीक है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है वो फ्लोट करते हैं एज बबल्स। ठीक है, ऑफ H2। ठीक है, स्टिक टू द देयर सरफेसेस। तो ये एक तरीके से तैरते रहते हैं, आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स है कुछ, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। ठीक है, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। और ये वाला बार बार बोलना, जो एग्जांपल्स हैं इनको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो थर्ड टॉपिक हमारा आ गया, सी टॉपिक। बी हमने यहाँ पे पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, और ए टॉपिक मैंने आपको बताया था ये था रिएक्शन विद एयर। तो एयर के साथ रिएक्शन पढ़ लिया हमने, मेटल्स के साथ रिएक्शन पढ़ लिया हमने वाटर का। ठीक है, और इसके बाद थर्ड हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ठीक है, तो पहले डाइल्यूटेड एसिड के साथ पढ़ लें। मेटल प्लस डाइल्यूटेड एसिड क्या मिलकर बनाता है? सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है ना, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड एसिड में भी डाइल्यूटेड एसिड के साथ, तो मेटल प्लस डाइल्यूटेड एसिड मिलकर सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो कॉपर और अर्जेंटीनम यानी कि सिल्वर, Hg यानी कि आपका जो पारा होता है, ठीक है, मरकरी, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूटेड एसिड्स, ये डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। ठीक है ना, तो मेटल प्लस में डाइल्यूटेड एसिड, जिसमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन ये तीनों करते ही नहीं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जितने भी मेटल्स होंगे वो रिएक्शन करेंगे। ठीक है, गोल्ड भी आपने पता ही है कि रिएक्शन नहीं करता है। तो अब देख लीजिए Fe प्लस में 2HCl यानी आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके, ठीक है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। मैग्नीशियम प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो को पॉज करके ये भी आप नोट कर लेंगे कौन किसके साथ मिलकर क्या बना रहा है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा डी। ठीक है, डी सेक्शन पढ़ लेते हैं, डी टॉपिक जो हमारा है। ठीक है, डी पॉइंट बोला है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। रिएक्शन ऑफ मेटल, मेटल्स का रिएक्शन, ठीक है, मेटल का रिएक्शन किसके साथ? विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अदर मेल्ट के मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ क्या रिएक्शन करेगा। तो आप थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बताया होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट भी बताया होगा, तो आप यहाँ पर देख के मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर मेटल जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है। तो मेटल ए प्लस में सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी इज इक्वल टू सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए। आप ध्यान रखिएगा, ए उठ के यहाँ आ गया। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए और मेटल बी। ठीक है, तो मेटल बी उठ के यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब जो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए था, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी था, वो ए वाले के साथ आ गया, और मेटल था वो बी वाले के साथ चला गया। तो आप साफ देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मेटल ए और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी मिलके सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए और मेटल बी बना रहा है, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो रिएक्टिविटी मेटल कैन बी डिस्प्लेस, ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स कैन बी डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन द सॉल्यूशन फॉर्म। तो ये इस चीज को बोल रहा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लो रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन के कंपाउंड से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, डिस्प्लेस कर देते हैं, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी पढ़ते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल एक ही जो मेटल है वो दूसरे को रिप्लेस करता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसका एक एग्जाम्पल भी नीचे दे रखा है, Fe प्लस में CuSO4। अब आपको पता है कॉपर हाईली रिएक्टिव नहीं होता, जबकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन कॉपर के साथ मतलब आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करने की जगह सिर्फ सल्फेट को यानी सल्फर को अपने साथ रिएक्शन कर लेगा। मतलब आयरन जो है वो इसकी जगह आ जाएगा कॉपर की, और कॉपर को रिप्लेस कर देगा। क्योंकि कॉपर हाईली रिएक्टिव नहीं होता, तो कॉपर जो है वो सीधा साधा बंदा है, तो उसको साइड धकेल दिया जाएगा और आयरन जो है वो उसकी जगह ले लेगा। अब आपको पता है दुनिया में भी यही रूल है, जो ज्यादा पावरफुल है वो रूल करता है। तो इसने इसको धमका के डरा के साइड कर दिया Cu को, और आयरन ने इसकी जगह ले ली। ठीक है ना, तो ये आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर साइड निकल गया। तो इस तरीके से अब आपको ये कैसे पता चलेगा कौन हाईली रिएक्टिव है कौन नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे टेबल दे रखी है इन्होंने, रिएक्टिविटी सीरीज है ये। ठीक है, द रिएक्टिविटी सीरीज इज द लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज आपको ये बताएगी हाईली रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन से हैं और लीस्ट रिएक्टिव कौन से हैं। तो यहाँ पर हम इस टेबल को पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा जरा सा। सबसे पहले बोल रखा है मोस्ट रिएक्टिव में आपके आ जाते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम।
ठीक है। और फिर थोड़ा थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ से डिक्रीज होती जा रहा है, तो आप कह सकते हैं मिडिल रिएक्टिव होते हैं, जैसे जिंक, आयरन, प्लम्बम यानी कि सीसा, पीबी जिसको बोलते हैं, एच हाइड्रोजन, सी यू कॉपर, एच जी, ठीक है, मरकरी आपका, ए जी, ठीक है, सिल्वर, और ए यू और में यानी कि गोल्ड, लीस्ट रिएक्टिव। तो ये लीस्ट रिएक्टिव है, इधर से उठते हुए आप मोस्ट रिएक्टिव की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मोस्ट रिएक्टिव से आप लीस्ट रिएक्टिव की तरफ आते जा रहे हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, ताकि आपको पता रहे कौन किसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है, एक ऑर्डर में आने पर, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल्स। अब रिएक्शन मेटल्स का नॉन मेटल्स के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट is the tendency, reactivity of elements is the tendency to attain a completely filled valence cell. Atoms of the metals lose electron from their valence cell to form cation, ठीक है। अब इसमें कुछ लाइनें दे रखी है, आपको इसको समझना अच्छी तरीके से। पहले मैं एक एक करके समझाता हूँ, फिर इसके एग्जांपल्स भी आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहली लाइन बोला, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो इस दुनिया में हर इंसान है या हर चीज है वो अपने आप में स्टेबल होना चाहती है। तो उसी तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी जो एलिमेंट है वो भी आपस में अच्छी तरीके से कंबाइंड होकर सेटल होना चाहते हैं और स्टेबल होना चाहते हैं। तो रिएक्टिविटी उनका एक प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होता है, उनका नेचर होता है टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, ताकि उनका जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाए और उनका जो अंतिम सेल होता है जिसमें आउटर मोस्ट में आपको पता होगा 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं बैलेंस होने के लिए, वो ये इस चीज को पा लें, ठीक है। तो इसमें रूल मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है, देन आफ्टर आप इसको समझ पाओगे। अगर कोई मेटल है उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तब तो वो बैलेंस है, और अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है यानी कि 8 का आप सीधा हाफ कर दो, 8 का आप सीधे हाफ कर दो, 8 का आधा होता है 4, तो 4 से अगर ज्यादा है तो वो सामने वाले से ले लेगा, लाइक 5 है तो वो ले लेगा, ठीक है, 3 और उसको चाहिए ना तो 3 ले लेगा। लेकिन अगर उसके पास 3 है तो वो दे देगा, सामने वाले जिस मेटल के साथ वो कंबाइन करेगा उसको वो दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि 3 देना आसान है 5 लेने के मुकाबले। तो 3 वो मेटल जो है वो आउटर मोस्ट सेल में जो उसके हैं वो 3 को डोनेट कर देगा, दान दे देगा, और खुद आउटर मोस्ट सेल में 8 रह के स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। आप यहाँ समझो, फॉर्मेशन ऑफ NaCl यानी नमक जो हमारा खाने वाला है NaCl, टाटा नमक देश का नमक, वो कैसे बनता है NaCl। यहाँ पर Na दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे क्लोरीन है, ठीक है। तो आप देखिए सोडियम क्लोराइड यानी NaCl यानी कि सोडियम और Cl यानी कि क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं। सोडियम का जो वैलेंसी होता है वो कुछ इस तरीके का होता है 2, 8 और 1, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट, क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, तो यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पहले वाले सेल में 2 एटम आते हैं, आपको बताइए, दूसरे वाले में 8, 8 करके आते हैं, दूसरे से फिर 8, 8 का फंडा स्टार्ट हो जाता है। तो पहले वाले सेल में 2, दूसरे वाले में जो 8 आ गए, और तीसरे वाले में एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 1 एडजस्ट होगा। और क्लोरीन में क्या होता है 2, 8 और 7 होते हैं। तो इस क्लोरीन को एक एटम चाहिए बैलेंस होने के लिए, 8 बनाने के लिए, ठीक है। और ये जो सोडियम है इसमें एक फालतू है, तो ये एक अपना डोनेट कर देगा उठा के इस 7 वाले को, ठीक है, जिससे इन दोनों में 8, 8 हो जाएगा, और ये भी 0 यहाँ पर इसका बचेगा थर्ड मोस्ट सेल में, तो ये भी 2, 8 रखेगा अपने पास, ये भी 2, 8, 8 में, यानी आउटर मोस्ट सेल में दोनों के 8, 8 हो जाएंगे, जिससे कि ये बैलेंस हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये चीज आपकी इस तरीके से काम करती है, ठीक है ना। तो एटम्स ऑफ मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंसी सेल टू फॉर्म कैटायन। तो एटम जो होते हैं वो लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस सेल से, वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल से, टू फॉर्म कैटायन, कैटायन बनाने के लिए। कैटायन मतलब जिसमें नेगेटिव आप कह सकते हो, लूज करने को नेगेटिव से दिखाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया ना तो इसने एक लॉस किया है, तो लॉस करने की वजह से माइनस लगता है। और नॉन मेटल जो है वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो ये बात आप ध्यान रखें कि मेटल जो है वो लूज करते हैं और नॉन मेटल जो है वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को ज्यादातर पता नहीं, तो कंफ्यूज रहते हैं कौन लेगा कौन देगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मेटल है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और नॉन मेटल जो है वो हमेशा गेन करता है। तो ये क्लोरीन जो था वो नॉन मेटल था, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और जो मेटल है उसने डोनेट किया। तो डोनेट करने की वजह से इसने माइनस का साइन लगा क्योंकि इसका लॉस हुआ है नेगेटिव, और इसने चूंकि फाउंड किया तो इसके ऊपर प्लस का साइन लगेगा। आधी बात समझ में? तो इसने अगर फाउंड किया तो उसके ऊपर प्लस का साइन लगेगा। तो Na ने दिया है, आप ध्यान रखो, Na ने दिया है और इसने इलेक्ट्रॉन पाया है, तो वैलेंस सेल टू फॉर्म द एनायन, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl इस तरीके से होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल जो है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल जो है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस सेल में। तो जो मेटल जो है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन उसको कैटायन बोलते हैं उस प्रोसेस को, और जो ये नॉन मेटल गेन करते हैं वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स को, इसको एनायन बोलते हैं। एनायन पॉजिटिव शो करता है, कैटायन नेगेटिव शो करता है, ठीक है। यहाँ एग्जांपल भी दिया है, देखिए इस तरीके से। तो सोडियम ने दिया है, ठीक है, लूज किया अपना, और क्लोरीन ने फाउंड किया है। तो क्लोरीन लेगा, इसको जरूरत है तो माइनस दिखा रहा है, मतलब ये नेगेटिव में है, तो ये इसको पॉजिटिव अपना वाला देके इसको बैलेंस कर देगा, ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं अगला, आयनिक कंपाउंड क्या होता है। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझेंगे इसको भी, ठीक है, आगे आने वाला भी है आगे के चैप्टर्स में, अगले क्लासेस में, तो इसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे। बोला द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कंपाउंड जो फॉर्म किया जा सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके फ्रॉम ए मेटल टू अ नॉन मेटल, एक मेटल से एक नॉन मेटल को। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, मेटल ने लूज किया, सोडियम ने लूज किया है, सोडियम ने लूज किया है क्लोरीन के पास, ठीक है, तो मेटल ने नॉन मेटल को दिया। तो ऐसा होता है जब द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू अ नॉन मेटल, एक मेटल से एक नॉन मेटल को जब दिया जाता है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है आयनिक कंपाउंड, ठीक है, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसी कंपाउंड जो बनते हैं इस तरीके से, उनको आयनिक कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। तो NaCl भी आपका एक आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल, यानी जो सोडियम क्लोराइड है ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल, एक मेटल से यानी धातु से एक अधातु पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इस चीज को आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोला जाता है। प्रॉपर्टीज क्या होती है आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की, वो पढ़ देते हैं। पहले तो फिजिकल नेचर इनका क्या होता है, दे आर सॉलिड एंड हार्ड, ये सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, जनरली ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब टूट जाने वाले, यानी अगर आप इनको मोड़ने की कोशिश कर दोगे तो ये काफी कठोर होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, जैसे जंग लगा हुआ लोहा टूट जाता है मोड़ने पर, मुड़ता नहीं है, जबकि जो नया आयरन होता है वो मुड़ जाता है। तो जंग लगा हुआ लोहा जो होता है वो काफी कड़ा होता है, वो ब्रिटल होता है, तो टूट जाता है। तो ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं बाय नेचर। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका दोनों का हाई होता है। सॉल्युबिलिटी, जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में, सच एज केरोसिन ऑयल, पेट्रोल ऑयल एक्सेट्रा में, ठीक है, पेट्रोल में और केरोसिन में इनसॉल्युबल होते हैं, नहीं मिलते हैं, जबकि जो वाटर है इसमें अच्छी तरीके से घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास जो होती है वो किस तरीके से होती है, होती भी है कि नहीं होती है। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो ये जो आयनिक कंपाउंड है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, बट अगर आप इनको आयनिक फॉर्म में मतलब इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टन फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में, यानी कि पानी के घोल के रूप में या किसी लिक्विड फॉर्म में पास करते हो इलेक्ट्रिसिटी, तो ये पास करते हैं, ठीक है। तो आपको पता भी होगा कि सॉल्ट वाटर जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सॉल्ट में से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, लेकिन उसी सॉल्ट को अगर आप पानी में मिलाकर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, क्योंकि सॉल्ट वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना, मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल, मेटल्स किस तरीके से मिलते हैं, कैसे पाते हैं, कैसे निकाला जाता है, कैसे हम करते हैं चीजें क्लियर, तो ध्यान से देखेंगे। ऑकरेंस ऑफ मेटल, मेटल कैसे मिलते हैं, मिनरल्स की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, मिनरल्स यानी कि खनिज। तो एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। तो वो एलिमेंट और कंपाउंड जो कि अर्थ की क्रस्ट में यानी कि सतह में, परत में, ऊपरी सतह में मिलते हैं, उनको मिनरल्स बोला जाता है, ठीक है। अब ओर्स क्या होते हैं, ठीक है, यानी अगर मैं मिनरल्स की अगर आपको बात बोलूं कि मिनरल्स क्या होते हैं, तो ये कुछ इस तरीके के मेटल्स या मेटल्स के कंपाउंड होते हैं, नॉन मेटल्स के कंपाउंड होते हैं, यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जो कि जनरली आपके नेचुरल तरीके से अर्थ की क्रस्ट में हजारों सालों तक दबे रहने के कारण बन जाते हैं और फिर उनको खोद कर यानी खुदाई करके निकाला जाता है। तो इनको हम अर्थ की क्रस्ट से निकालने पर मिनरल्स बोलते हैं। अब ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। जब किसी खनिज को निकालने पर, ठीक है, खुदाई करने पर उसमें बहुत हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, कोई खास मेटल मिलता है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कुछ भी मिलता है हाई क्वालिटी में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है परसेंटेज में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, और उस मेटल को सफाई करके एक्सट्रैक्ट करने पर हमारा कोई बेनिफिट होता है एज ए बिजनेस पर्पज, तो ऐसे मिनरल्स को ओर्स कहा जाता है। फिर से एक बार लाइन पढ़ेंगे, मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, ऐसे मिनरल जिनमें बहुत हाई परसेंटेज में क्या होता है, मेटल होता है, और इनको मेटल को प्रॉफिटेबली मतलब प्रॉफिट के तौर पर एक्सट्रैक्ट करके बिजनेस के तौर पर या आप कह सकते हो खरीदने बेचने पर प्रॉफिट होगा, तो उनको मिनरल्स कहा जाता है, ठीक है। मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, और वो जो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है, बिजनेस के पर्पज से, और प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो ऐसे मिनरल्स को ओर्स बोला जाता है, ठीक है। अब आप ध्यान से आगे थोड़ा सा और देखेंगे, लिखा है वेरी रिएक्टिव मेटल में आपका रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको पढ़ाई थी, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम थे, ठीक है। नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट, ये जबकि बहुत रिएक्टिव है तो ये फ्री स्टेट में कैसे मिल सकते हैं, किसी न किसी के साथ कंबाइन करके मिलेंगे, तो इनके एक्सट्रैक्शन को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ऐसे मेटल जो कि मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं यानी मिडिल लेवल पे रिएक्टिव होते हैं, जिंक, आयरन, पीबी यानी कि लेड, ठीक है, सीयू, कॉपर और एचजी, पारा, ठीक है, इनको ऑकर करते हैं सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट ऑर्स के तौर पे, और इनको रिड्यूस करके हम रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन, तो कार्बन प्रोसेस के थ्रू इनका रिडक्शन करके इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और लीस्ट रिएक्टिव जो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, जो कि सबसे महंगे होते हैं, ठीक है,
वो फ्री स्टेट में मिल जाते हैं नेचर में, जैसे सिल्वर और गोल्ड, अर्जेंटीनम एंड ऑरम, अर्जेंटीनम सिल्वर हो गया और एयू ऑरम जो है वो गोल्ड हो गया। तो ये बहुत फ्री स्टेट में, क्योंकि हाईली रिएक्टिव नहीं होता तो किसी के साथ रिएक्शन करते नहीं, कंबाइन ही नहीं करते, तो ये बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। तो प्रोसेस दे रखे हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिससे हम ओर्स को निकाल सकते हैं, एनरिचमेंट ऑफ द ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये सारे 3 स्टेप है जिनमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनरिचमेंट करते हैं, उसको खोदते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है, वो हमको मिलते हैं, फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको, ठीक है, उससे निकालते हैं, और फिर रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने का मतलब हो गया कि उनको सफाई करते हैं। तो ओर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर 3 लेवल पे है। सबसे पहले बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, फिर मॉडरेट, मीडियम रिएक्टिव और फिर लो रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव वाले को ले तो इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर करते हैं जिससे हमको प्योर मेटल मिल जाता है। और मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वाले को कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर की कैटेगरी में बांटा जाता है। कार्बोनेट ओर का एग्जांपल हो गया जैसे जिंक कार्बोनेट हो गया, ठीक है, लिमिटेड एयर में इसको कैल्सिनेशन करते हैं इसका, ठीक है। और सल्फाइड ओर्स को हम एग्जांपल HgS दे रखा है, सिनेवार बोलते हैं इसको, ZnS, इसको एक्सेस एयर में, इसको लिमिटेड एयर में, इसको एक्सेस एयर में रोस्टिंग करते हैं, भूनते हैं, जिससे कि ये ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट होता है। फिर उसका रिडक्शन करके, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन करके, जो कि उसका अपोजिट होता है, हमको रिडक्शन ऑफ मेटल करना पड़ता है, और फिर हमको प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करके प्योर मेटल मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। लो रिएक्टिव वाले मेटल के साथ क्या कहता है, ये सल्फाइड ओर्स के रूप में मिलते हैं, ठीक है, और इनकी भी रोस्टिंग की जाती है, क्योंकि जो भी सल्फाइड ओर्स के रूप में मिलेगा आप देखते हैं उनकी रोस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। फिर रोस्टिंग करने के बाद आपको यहाँ पे रिडक्शन करने के बाद जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑक्सीडेशन इसमें होता ही नहीं है। तो रोस्टिंग करने के बाद आपको डायरेक्टली मेटल मिलता है, और फिर उसको आप रिफाइन करके यूज कर सकते हैं। स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, सब इंपॉर्टेंट टर्म देख लो आप। सबसे पहले गैंग ores are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gang। तो ऐसे ओर्स जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सॉइल, सैंड या इंप्योरिटीज मिलती है उनको गैंग बोलते हैं। रोस्टिंग क्या होता है, अभी आपने ऊपर कुछ टर्म पढ़ी होगी, रोस्टिंग आपको क्या शायद समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है, मैंने बोला भी था कि इसको भुनना बोलते हैं, बट क्या होता है आप थोड़ा सा देखेंगे इस चीज को। तो रोस्टिंग बोल रहा है द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स में बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। बहुत अधिक मात्रा में हवा की, बहुत अधिक मात्रा में इनको क्या करते हैं हम, कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी ना हवा में, मतलब हवा के अंदर अगर हम उसको रोस्ट करेंगे तो ऑक्सीजन तो रहेगा, तो ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन कर लेते हैं। लिखा है ना, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। यानी बहुत ज्यादा हवा के अंदर इसको हम सल्फाइड ओर से ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, एयर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होगी, और उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इसके जो मेटल वो ऑक्साइड बना देंगे, फिर हम रिडक्शन करके इनको क्लियर कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट रिएक्शन, रिडक्शन होता है। तो उसके बाद ऑक्सीडेशन बनने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ एयर में जब हम इनको ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है, द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स, कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर, ठीक है, लिमिटेड एयर में इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। एग्जांपल दे रखा है ZnCO3 है, हीट किया गया तो ZnO बन गया, ऑक्साइड बन गया जिंक ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का ठीक अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा दी जाती है, ठीक है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा दी जाती है, या फिर आप कह सकते हो ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी जाती है। तो मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग, मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स, यानी मेटल ऑक्साइड से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। तो कार्बन दे के हम ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर रिफाइनिंग इंप्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली प्रोसेस है, ठीक है, मेटल्स के रिफाइनिंग के लिए। कैथोड मैंने आपको बताया था नेगेटिव रॉड को बोलते हैं, और एनोड जो है वो पॉजिटिव रॉड होता है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन एक तरीके से आप कह सकते हो इसमें डालेंगे इसमें, ठीक है, कोई भी एक सॉल्ट कोई भी एक एसिडिक सॉल्यूशन ले सकते हैं, और उसमें एसिडिक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये टैंक है, फिगर दे रखा है, और इंप्योरिटीज यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव रोड है एनोड, इसके पास जमा हो जाएंगी, ठीक है, और जितना भी कॉपर मेटल होगा वो कैथोड यानी नेगेटिव वाले रॉड पे जमा हो जाएगा। तो एनोड जो है वो एनोड रॉड पे इम्प्योर कॉपर आ जाएगा, कैथोड पे स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर जमा हो जाएगा, सारा इस प्रोसेस के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे इन दोनों में, तो ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक कॉपर सल्फेट, इसमें एसिडिक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और ये प्रोसेस में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एनोड के पास इम्प्योरिटीज और इम्प्योर कॉपर जमा होगा, जबकि प्योर कॉपर जो कैथोड यानी कि नेगेटिव वाली रॉड पे जमा होगा। तो ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल, पूरा प्रोसेस समझा रहे हैं अब, बोले ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट।
तो इम्प्योर जो मेटल है वो सारा डिजोल्व हो जाएगा इसमें, ठीक है यहाँ पर। और एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिटेड एट द कैथोड। तो जो प्योर मेटल होगा वो कैथोड रे पे जमा हो जाएगा, ठीक है, रॉड पे। द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड इज कॉल्ड एनोड मड। ये जो इम्प्योरिटीज हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी एनोड रॉड के नीचे या आसपास, और इनको सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, क्योंकि मड मिट्टी वगैरह होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं, क्योंकि एनोड रोड पे जमा होती है और मड यानी मिट्टी है तो यहाँ पर जमा होती है, तो इसलिए इसको एनोड मड के नाम से बोला जाता है। कोरोजन की बात करते हैं, ठीक है। कोरोजन मतलब एक तरीके से जंग लगना ही होता है, लेकिन ये ओवरऑल जंग लगने को बोलते हैं, हर तरह के मेटल पे जंग लगने को कोरोजन बोलते हैं। और सिर्फ अगर लोहे पे जंग लगता है तो उसको रस्ट बोलते हैं या रस्टिंग बोलते हैं आयरन की, ठीक है ना। द सर्फेस ऑफ सम मेटल सच एज आयरन कोरोडेड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। तो जब एक सरफेस पे मेटल के आयरन जो है वो कोरोड होता है, ठीक है, मतलब आयरन नमी में रखा जाता है, यानी एयर के कांटेक्ट में और मॉइस्ट के कांटेक्ट में आता है, तो आयरन इज कोरोडेड, यानी उस पर जंग लग जाता है थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि कोरोडेड हो जाता है। व्हेन दे आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक जब वो हवा में और नमी के संपर्क में रहता है तो उसमें कुछ हद तक जंग लग जाता है, जिसको कोरोजन बोलते हैं, ठीक है, कोरोडेड हो जाता है, इसको कोरोजन बोलते हैं। सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर, सिल्वर जो ब्लैक कलर का हो जाता है एज इट इज रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, तो एयर में रिएक्शन होने के कारण इसका, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड पे बना लेता है, सल्फर के साथ कुछ हद तक रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, ठीक है, एक ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है इसके ऊपर, जिसको आप चाहो तो एसिडिक सॉल्यूशन में डाल के क्लियर कर सकते हो, साफ कर सकते हो, नींबू वगैरह से रगड़ के या डिटर्जेंट पाउडर वगैरह से भी साफ कर सकते हो आप, ठीक है ना। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कॉपर रिएक्ट करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में और गेन करता है ग्रीन कलर की कोटिंग, जिसको हम कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। और आयरन जो एक्सपोज होता है जब एयर में, ठीक है, मॉइस्ट एयर में, तो एक्वायर करता है कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ब्राउन कलर के इस पे परत चढ़ जाती है जिसको जंग लगना बोलते हैं, ठीक है, रस्ट बोलते हैं, रस्ट को ही जंग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। देखिए आप एक चीज नोट कीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें सभी पे जंग लग रहा है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जंग लगने को कोरोजन बोलते हैं, लेकिन आयरन पे जंग लगती है तो उसको रस्ट बोलते हैं, बाकियों पे कॉपर कार्बोनेट बोला जा रहा है, सिल्वर सल्फाइड की परत को बोला जा रहा है, तो ये ब्लैक कलर में होता है, ठीक है, ये ग्रीन कलर में होता है और ये ब्राउन कलर में हो जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रिवेंटेशन अब कैसे करते हैं हम कोरोजन की, वो पढ़ लेते हैं टॉपिक, प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन। बोला द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ठीक है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज। तो बोला कि आयरन को हम जंग लगने से इस तरीके से रोक सकते हैं कि उसको पेंट कर दीजिए, उस पर ऑयलिंग कर दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए, या उस पर गैल्वेनाइजेशन यानी किसी और मेटल की परत चढ़ा दीजिए, क्रोमा प्लेटिंग कर दीजिए या एनोडाइजिंग कर दीजिए, ठीक है, और मेकिंग एलॉयज, या उससे एलॉय बना दीजिए, ठीक है ना, उसमें एलॉय मिक्स करके बना दीजिए, आयरन को भी मिला के कुछ एलॉय बना दीजिए, तो ये तरीका है। गैल्वेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक नंबर में ये भी पढ़ लेते हैं। बोला गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। जब किसी भी मेटल पे एक जिंक की पतली सी परत चढ़ा दी जाती है तो उस मेथड को गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एलॉय की, जिसको हम बोलते हैं उपधातु, ठीक है, तो ये ध्यान से सुनेंगे आप। एंड एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल और अ नॉन मेटल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एलॉय होता है वो होमोजेनियस यानी अच्छी तरीके से मिलाया हुआ मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का या फिर एक मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है ना। तो आयरन जो है मिक्स किया जाता है स्मॉल अमाउंट। अब हम ऐसा करते क्यों है, ध्यान से देखेंगे आप, सुनेंगे कि ऐसा हम करते भी, हम क्यों बनाए एलॉय, क्वेश्चन पुट होता है ना, व्हाई वी मेक एलॉय। तो इसका सॉल्यूशन है, इसका जवाब है कि आयरन मिक्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम हार्ड एंड टू स्ट्रॉन्ग। थोड़ा अमाउंट ऑफ कार्बन अगर आयरन में मिला दिया है तो बहुत ज्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है, तो मजबूती बढ़ जाती है, जंग नहीं लगता है, दिखने में भी सुंदर लगता है, जैसे स्टील हो गया, आयरन और निकल और क्रोमियम को मिला दिया जाता है तो ये काफी मजबूत भी हो जाता है और इसमें जंग भी नहीं लगती और देखने में भी सुंदर लगता है। घरों में लोग आजकल इसी का स्टील का ही गेट वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, जंगले रेलिंग्स वगैरह यूज कर रहे हैं। ब्रास की बात कर लेते हैं, कॉपर और जिंक के मिक्सचर से बनता है, तो एक नंबर में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे मिलकर कौन सा एलॉय बनता है। कॉपर और जिंक से मिलकर ब्रास बनता है, कॉपर और टीन से मिलकर ब्रॉन्ज बनता है, सोल्डर जो बनता है वो लेड और टीन से मिलकर बनता है, और एमालगम इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, अगर कोई भी एक मेटल जो है उसमें किसी भी मेटल में Hg यानी मरकरी मिलाया जाता है तो वो एमालगम बन जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराने की कोशिश की है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट रह जाए अभी भी, ठीक है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।